हेलो। यूपी पीसीएस एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी छात्र देखिए, पीसीएस की परीक्षा इतनी आसान नहीं है। बढ़ते कंपटीशन के साथ साथ इसमें सिलेबस और आने वाले यहाँ पे परिवर्तनों के कारण ये और भी कठिन होती गई है। लेकिन इस एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए 5 ऐसी आदतें जो आपके लिए एक सक्सेस की हो सकती हैं। ये आदतें क्या हैं? देखा जाए तो हर एक अभ्यर्थी जब तैयारी शुरू करता है तो यहाँ पर वो जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है कि इस एग्जाम को क्रैक कैसे किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको जो 5 आदतें या जो हम कहते हैं 5 टर्म में बताने जा रहा हूं, ये ना सिर्फ आप तैयारी करने के दौरान, तैयारी करते स्टार्ट करने से पहले, बल्कि सक्सेसफुल होने तक अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो ना सिर्फ यहाँ पर आपको अपने विषय, एग्जाम और कंपटीशन को से आपको अन्य अभ्यर्थियों के मुकाबले आपको आगे खड़ा रखेगा, बल्कि इस एग्जाम को क्रैक करके आपको एसडीएम की पोस्ट हासिल करने में भी मदद करेगा। तो चलिए यहाँ पर इन 5 की को कौन कौन सी हैं, कैसे आपको ये सफलता दिलाएंगी और ये कौन सी 5 आदतें हैं जिसे आप आज से अप्लाई करें। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ इन चीजों को अगर आप फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस यहाँ पर बहुत हाई होंगे। सबसे पहली चीज देखिए, जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, उसका पहला मूल मंत्र होता है पाठ्यक्रम। लेकिन पाठ्यक्रम को देखना ही नहीं, बल्कि उस पाठ्यक्रम को समझना। एक होता है कि हम पूरा पाठ्यक्रम बहुत बड़ा लग सकता है, जैसे वर्तमान समय में हम देखें यूपी पीसीएस का सिलेबस प्री में है, मेंस में है। प्री में कुछ अलग चीजें हैं, मेंस में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। देखने में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इसको देख करके आप क्या जानकारी आपके पास सिलेबस को लेकर के है, इसमें समस्या हो सकती है। हो सकता है कुछ चीजें आपसे छूट भी जाएं, जिन पर आपका ध्यान ना जाए कि हाँ ये मेरे एग्जाम का हिस्सा है, ये मेरे सिलेबस का हिस्सा है। तो इसको आपके लिए जो सबसे पहला टर्म यहां पर होना चाहिए, जो सबसे पहली आदत जो आपको डेवलप करनी है, आपको अपना पाठ्यक्रम यहां पर याद होना चाहिए। ना सिर्फ याद होना चाहिए, इसको याद करने के लिए आपको एक विशेष प्रकार की रणनीति भी अपनानी चाहिए। और वो क्या है? सबसे पहली चीज देखिए, आपको अपना जो पाठ्यक्रम है उसको डिवाइड और करके ही आप उसे कन्क्वेयर कर सकते हैं, अर्थात उसको तोड़ सकते हैं, उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। डिवाइड कैसे करना है? देखिए, डिवाइड करने का जो रूल है, बेसिकली हम देखते हैं कि कितने सब्जेक्ट आपके यहां पूछे जाते हैं। जैसे प्री और मेंस का हो गया। प्री और मेंस का देखा जाए जो सिलेबस है, आपको काफी सारा टॉपिक एक जैसा है, अर्थात प्री में जो चीजें पूछी जा रही हैं वही मेंस में भी पूछी जा रही हैं, तो उनको एक तरफ कर लिया। उसके साथ साथ कुछ टॉपिक जो है सिर्फ मेंस में पूछे जा रहे हैं, उनको एक तरफ कर लिया। उसके बाद हमने टोटल यहां पे काउंट कर लिए कि प्री मेंस में मिलाकर हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं। ठीक है, सब्जेक्ट देखा जाए तो वहां पर आपके सिलेबस की जब आप डिटेलिंग मेंस वाला देखते हैं तो वहां पे टॉपिक्स भी लिखे होते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको किस किस सब्जेक्ट से यहां पर पढ़ने हैं। तो दूसरा जो काम करना है डिवाइड करने का, पहला तो सब्जेक्ट डिवाइड करिए, उसके बाद फिर आप वहां पर निकाल करके मुझे हर एक सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पूछे जाने हैं। अगर हम पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि हर एग्जाम में हर एक चीज एक सब्जेक्ट से नहीं पूछी जाती, बल्कि कुछ विशेष टॉपिक ही आपसे उस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको एक फायदा यहां पर होगा कि आप सब्जेक्ट को डिवाइड करें टॉपिक्स में, और टॉपिक्स को भी बड़े बहुत होते हैं, कई बार बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, और उनमें कई सब टॉपिक्स होते हैं जिनको याद रखना मुश्किल हो सकता है। उस टॉपिक में भी सब टॉपिक से आपसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये काम करना है कि टॉपिक्स को भी हम यहां पे सब टॉपिक्स में पूछें। तो जब आप यहां पर डिवाइड करना सीखें, अपने सिलेबस को देखें, सिलेबस को सब्जेक्ट में काउंट करें, सब्जेक्ट को फिर यहां पर टॉपिक्स में डिवाइड करें, और टॉपिक्स को फिर यहां पे सब टॉपिक्स में डिवाइड करें, और इस लिहाज से आपको एक सिलेबस जो बहुत बड़ा लग रहा होगा वो बहुत छोटा लगने लगेगा, और उन टॉपिक्स को कवर करना आसान हो जाएगा, जिसमें आपको सब टॉपिक्स में ये आपको देखना है कि क्या इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जो आ रहे हैं उनको वहां पर पढ़िए। देखा जाए तो आपको क्वेश्चन 2 ही तरीके का आता है। जब भी कोई भी टॉपिक, सब्जेक्ट या फिर सब टॉपिक्स पढ़ें, उसमें 2 तरीके की चीजों को ध्यान रखें, उसे भी डिवाइड करें। क्या? या तो आपसे थ्योरी पूछी जा रही होगी, या तो आपसे स्टैटिक पूछा जा रहा होगा, तो उन पर भी ध्यान रखना। आपको 2 चीजें, पढ़ाई करते समय सब्जेक्ट में थ्योरी और स्टैटिक्स पर ध्यान रखें, जिससे आपको आसानी से एग्जाम को क्रैक करने में मदद मिलेगी। इसके बाद जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आप आसानी से एग्जाम को क्रैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां पर बूस्ट हो जाएगा, और आपको पता चलेगा कि मुझे क्या चीजें आ रही, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जो कई बार होता है कि हम ऐसी चीजों को पढ़ रहे होते हैं जो कि एग्जाम में पूछी नहीं जा रही, और क्यों पढ़ रहे होते हैं? क्योंकि हमने अपने सब्जेक्ट को यहां पर, सिलेबस को, टॉपिक को, सब टॉपिक्स को यहां पर एनालिसिस नहीं किया है। ठीक है, तो पहला काम हमें जो करना है, पहली आदत जो डेवलप करनी है कि अपने पाठ्यक्रम के बारे में अच्छे से ध्यान रखें, उसके बाद डिवाइड करें, और डिवाइड करने के साथ ही उसे स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें, तभी आप उसे हासिल कर सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं, और उसको एक अच्छी पकड़ अपने सिलेबस पे बना सकते हैं, और आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं, इसके साथ साथ 4 और चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगला जो यहां पर टर्म आता है
उसमें आता है दूसरी जो चीज़ है वो है विश्लेषण व चर्चा, अर्थात पढ़ने का तरीका कैसा होगा। देखिए पढ़ते सब हैं लेकिन सक्सेस सबको नहीं मिलती है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ चीज़ों को पढ़ते हैं। पढ़ना अलग है और उसके बारे में जानकारी होना, उसके बारे में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, वो उसके लिए आपको होना चाहिए, जो अप्रोच आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए एनालिटिकल अप्रोच, अर्थात कि हर एक टॉपिक का विश्लेषण करना आना चाहिए। मेंस में अगर हम देखें चीज़ों को, जो आपको प्री में हो सकता है सिर्फ स्टैटिक पोर्शन से आपका काम चल जाए, एक थ्योरी से काम चल जाए, लेकिन उसका एनालिटिकल अप्रोच आपको नहीं पता है, अर्थात कोई भी चीज़ चर्चा का विषय बन रही है, कोई कारण से चर्चा का विषय बन रही है, उसको अप्रोच करके देखिए वो क्या है, क्यों चर्चा का विषय बनी है, उसके क्या लाभ हानि है, किस कारण से है, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, किसके कौन जुड़ा हुआ है। तो ये विश्लेषण करना आपको आना चाहिए और ये विश्लेषण आपको तभी आप कर पाएंगे जब आप इस अप्रोच को यहाँ पर कर चुके होंगे। तभी आपको पता होगी किस टॉपिक से रिलेट करता है, इससे कौन कौन सी सब टॉपिक्स यहाँ पर रिलेट करती हैं, कौन सी यहाँ पर इससे आगे की संभावना हो सकती है, कौन से किस पहलू से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो एक चीज आपको जो होना चाहिए, आपके पढ़ने का तरीका सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि सोचना है, एनालिटिकल अप्रोच अपनाना है कि कौन सी चीजें किन किन चीजों से इंटर रिलेट करती है, अर्थात एक तरीके का इंटर कनेक्शन आपको ढूंढना है एनालिटिकल अप्रोच के माध्यम से, सब्जेक्ट को, टॉपिक के सब टॉपिक्स का, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट का और उसके विभिन्न आयामों का। जब ये तरीका आप अपना लेते हैं, ना सिर्फ यहाँ पर आपके सब्जेक्ट की जानकारी आपको अच्छी होती है बल्कि विश्लेषण करना और उसके बारे में मेंस में आपको जब आंसर राइटिंग करने जाते हैं वहां भी ये काफी हेल्पफुल होती है। दूसरी चीज यहां पे देखिए, डिस्कशन जरूर करें, सिर्फ पढ़िए मत। पढ़ने के साथ साथ क्या होता है, कई बार समस्या क्या होती है कि एक व्यक्ति खुद कितना जानता है और उसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं, सिर्फ अकेले पढ़ने से उसका फायदा नहीं होता। कई बार आप उसे डिस्कस करिए। डिस्कस किसके साथ कर सकते हैं? क्वालिटी डिस्कशन करिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी फालतू की चीज़ों पे, फालतू के टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि अपने किसी भी सहपाठी के साथ, यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ एक टॉपिक का चुनाव करें और उसको वीकली कह सकते हैं कि कम से कम एक बार किसी टॉपिक पर, सब्जेक्ट पर प्री डिसाइडेड यहाँ पर डिस्कशन करें और यहाँ पर इसके होल अप्रोच के साथ डिस्कस करें। सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू जाने, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें और उससे आपको जो अगर कुछ नए चीजें आपको सीखने को मिलते हैं उसे नोट करके उसको अप्लाई करें। इससे आपको यहाँ पर आपको जानकारी भी मिलती है, अप्रोच यहाँ पे सोचने का तरीका भी डेवलप होता है और आपको एक जो होती है स्पीकिंग स्किल्स भी यहाँ पर आपको अच्छी होती है, आपकी अभिव्यक्ति करना उसमें आप बेटर होते जाते हैं। तो डिस्कशन जरूर करें, एनालिटिकल अप्रोच, इंटरकनेक्शन और डिस्कशन। और इसके साथ साथ अपने नोट्स जब आप बनाएं तो नोट्स में यहाँ पर ध्यान रखें ग्राफिक्स और इंटरकनेक्शन का इंफोग्राफिक एक डेटा जरूर यहाँ पर रखें, तीन चीजों को इंटरलेट करके ही यहाँ पर पढ़ें। इससे आपको वो चीजें याद रखने में ग्राफिक के हिसाब से ज्यादा जरूरी होता है। जो पढ़ने का जो तरीका है उसमें यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक ग्राफिक डिजाइन का या इंफोग्राफिक यहाँ पे डेटा अर्थात इंटरकनेक्टेड हुए पॉइंट्स को यहाँ पर एक ही टॉपिक्स के लिख लें, तो वो चीजें आपको हमेशा याद भी रहती हैं और चीजों को अच्छे से लिख भी पाते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखें। तो दूसरा जो आपको टर्मिनोलॉजी है, विश्लेषण करना और चर्चा, अगर ये आदत आपकी डेवलप हो जाती है तो ये चीजें आपको आने लगेंगी और इससे पाठ्यक्रम, पढ़ने का तरीका, डिस्कशन, कॉन्फिडेंस, अभिव्यक्ति, बोलना, हर एक चीज यहां पर काफी क्लैरिटी आपको मिल जाती है। अब इस चीज को अप्लाई करने के साथ साथ यहाँ पे जो तीसरी जो बहुत जरूरी पहलू होती है कि देखिए प्री के बाद आपको जो अगला पड़ाव आता है जहां पे आप फंस सकते हैं कि आपको सब कुछ आते हुए भी आप उस चीज को सही तरीके से लिख ना पाए तो आप इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको उत्तर लेखन करना चाहिए, लेकिन उत्तर लेखन में भी क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए और इसकी भी एक प्री हैबिट यहां पर डेवलप करनी है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपको जीएस की आंसर राइटिंग और एसे आंसर राइटिंग दोनों करनी है, ठीक है। सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन को भी यहां पर करते चलें और निबंध के क्वेश्चन को भी यहां पर करते चलें। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर लिखना शुरू करें, क्योंकि आपको प्री माइंडेड था पिछले ईयर के कैसे कोई पेपर क्वेश्चन आए हैं, उसके प्री मॉडल आपके पास क्वेश्चन भी होंगे। तो आप पहले जब इस तरीके से आप पढ़ रहे होंगे उसका फायदा होगा, आपकी आंसर राइटिंग स्किल अच्छी हो जाएगी। और आंसर राइटिंग जब आप करेंगे तो आपके पास एक मॉडल आंसर होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। आप देखें कि आपने कैसा लिखा है, प्रीवियस ईयर के यहाँ पे एक मॉडल आंसर कैसा लिखा जा रहा है और जो कमियां होंगी आप उसे दूर कर पाएंगे। और इसके अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगला स्टेप शुरू होगा कि आप करंट के टॉपिक पर भी क्वेश्चन फ्रेमिंग करके उसको लिखना सीखें। अर्थात कि देखिए क्योंकि सेम क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, जब आपकी आंसर राइटिंग स्किल अच्छी होने लग जाए तो आपके करंट के मुद्दों पर क्वेश्चन खुद बनाइए और उस क्वेश्चन को फिर लिखने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि आप यहां पर आने वाले एग्जाम के लिए पहले से मेंटली और यहां पर आंसर राइटिंग स्किल्स दोनों तरीके से आप डेवलप हो जाएंगे और आप यहां पर आसानी से मेंस में यहां पर बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ये तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है। चौथा, ये सारा काम करने के लिए बहुत जरूरी पहलू हो जाता है कि आप सब कुछ करने के साथ साथ एग्जाम से पहले तक सारे टॉपिक्स को पढ़ के 2 बार यहां पर रिवीजन भी करें।
रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है और कब करना है ये भी आपको मैं बताता हूं। तो सबसे पहले देखिए 2 टाइम रिवीजन करने के लिए आपको अपना क्या करना होगा, एक टाइम टेबल को सेट कीजिए। टाइम टेबल ऐसा बनाइए कि यहां पर आपको सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ ही एक बार एक सब्जेक्ट का पढ़ें, समझें और उसके बाद एक बार रिवीजन साथ ही साथ कर लें। तो यहां पर उसको हमेशा क्या करें कि आप स्टडी और रिवीजन का यहां पर एक प्रोसेस लेकर चलें। फर्स्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ें, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक तरफ पढ़ते चले जाओ लास्ट तक पहुंच जाए, बल्कि एक बार पढ़ें, उसके प्रॉपर अपना नोट्स बना लें, समझें और उसके बाद उसको आगे बढ़ने से पहले दोबारा उसका एक बार रिवीजन कर लें। ठीक है, तो एक बार पढ़ते जाएं, फिर एक बार रिवीजन करते जाएं, पढ़ते जाएं, रिवीजन करते, पढ़ते जाएं, रिवीजन करते हैं। और जब एक तरीके से खत्म कर लेना है पूरा सिलेबस, तो एग्जाम से पहले फिर यहां पर एक बार और रिवीजन करना और मौका मिले तो 2 बार रिवीजन कर लेना है। और जब आप ऐसा कर पाएंगे, कई बार बच्चा होता है कि देखिए जो एग्जाम में पढ़ाया जा रहा है, जिस समय क्लास चल रही होती है, ऑफलाइन कोचिंग कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा होता है, वो आपको एक तरफ से सिर्फ खत्म करता चला जाता है। लेकिन एक एक चैप्टर को खत्म करने के बाद वापस उस चैप्टर को एक बार आप रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जो चीज आपने तुरंत पढ़ी है उसको आप तुरंत दोबारा पढ़ लेते हैं, तो उसके 90% चांसेस हैं कि आपको वो चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद हो जाएं, आप जल्दी भूलेंगे नहीं। लेकिन आप सिर्फ एक बार पढ़ के उसे छोड़ते चले जाएंगे, तो वापस से जब पूरी बुक खत्म करके आप फिर से पहला चैप्टर पे आएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आपको काफी सारी चीजें भूल जाएं। तो ऐसा ना करें, अर्थात पढ़ें, एक चैप्टर खत्म हो, वापस उसको एक बार रिवीजन करें, फिर आप दूसरे चैप्टर पे जाएं। इसके बाद बिफोर एग्जाम यहां पर आपको रिवीजन अपना जरूर कर लेना है। टाइम टेबल हमेशा ऐसा बनाइए कि उसमें यहां पर आपको हमेशा चेंजेस करने के लिए, उसमें अर्थात चेंज एंड चॉप एंड चेंज, अर्थात कि उसमें बदलाव करने के लिए हमेशा, अगर आपको लगता है कि समय से पहले मुझे 3 महीने पहले स्ट्रेटजी चेंज करनी है, 6 महीने का अलग होना चाहिए, 9 महीने का अलग है, साल भर का अलग है, तो टाइम टेबल हमेशा ऐसा चेंज बनाइए जो इलस्ट्रेट किया जा सके, चेंज किया जा सके, अपने अकॉर्डिंग से बदला जा सके। इससे आपको यहां पर एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और आपको यहां पर बिना किसी दबाव के अपनी तैयारी को आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो चौथी चीज और पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए जब आप इतना सब कुछ काम कर रहे होंगे तो उससे आपको देखिए फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके का कभी कभी स्ट्रेस भी हो सकता है, डिमोटिवेशन हो सकता है, समस्या हो सकती है और बीमार भी पड़ सकते हैं। और ऐसा ना हो इसके लिए जरूरी पहलू क्या है कि हेल्थ और फूड दोनों चीजों का ध्यान रखें, अर्थात ईट, स्लीप एंड रिपीट। कहने का मतलब है डेली अच्छा खाना खाइए, टाइम से यहां पर एक टाइम सेट करिए कि मुझे 5 घंटे या 6 घंटे डेली सोना है, जिसे आप चेंज ना करें। खाने का टाइम, ब्रेकफास्ट, आपका लंच और डिनर हमेशा एक टाइम फिक्स रखें, उसी समय वहां पर उसे लें और उसमें भी हेल्दी चीजें लें जो आपकी बॉडी की नेसेसिटी को पूरा करता है। और रिपीट करें, अर्थात कि डे बाय डे उस चीज को फॉलो करें, पढ़ें, खाएं, सोएं और ईट, स्लीप, रिपीट, यहां पर ये चीजें आपको फॉलो करनी। अगर ये 5 आदतें आप डेवलप कर लेते हैं, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसे जरूर यहां पर अपनी लाइफ में इसे लागू करें। आपको सक्सेस होना ये आपके लिए समस्या नहीं होगी, बल्कि आप इसे आसानी से कर पाएंगे, ये मेरा यहां पर कॉन्फिडेंस है। तो अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी तो आप यहां पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपको कोई और दिक्कत भी है परीक्षा की तैयारी को लेकर, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।